भारत में पुलिस जिस तरह से एफआईआर में कहानी बनाती है या चार्जशीट में जैसी कहानी बनाती है, उसे आज तक साहित्य की निगाह से क्यों नहीं देखा गया? देखा जाना चाहिए। वो कहानियाँ काफ़ी दिलचस्प तरीके से बनाई जाती हैं। उसके किरदार 20-20 साल यूं ही तफरीह में जेल काट आते हैं। एक लाइव साहित्यिक रचना आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगी, और हम इसे इतने सामान्य हो चुके हैं कि उफ तक नहीं करते हैं। मतलब हम पाठक की तरह ऐसी कहानियों में रस ले चुके हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के एफआईआर को, जिसमें बहुत सारे एक्विटल हो जाते हैं बाद में, लेकिन 20-20 साल लोग जेल में रहते हैं, आतंक के मामले में भी उसे साहित्य के नोबेल कमेटी के पास भेजना चाहिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए भेजना चाहिए, बुकर प्राइज के लिए भी भेजना चाहिए। इन सब चीज़ों के पीछे की जो प्रतिभाएं हैं, हमें कभी कभी उसका भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए आपको एफआईआर पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस जब आतंक के आरोप लगाती है तो आप देख सकते हैं कि उसमें किस तरह के गंभीर आरोप एफआईआर के स्तर पर पुलिस के पास हैं, जिससे इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। शब्दशः तो नहीं, मगर सार ही समझिए। एफआईआर में ये लिखा गया है कि मुखबिर ने जानकारी दी है कि दिल्ली का दंगा सुनियोजित षड्यंत्र था। उमर खालिद ने ट्रंप के भारत के दौरे के दौरान लोगों को सड़क पर उतार कर जाम करने की अपील की, ताकि इंटरनेशनल स्तर पर यह प्रोपेगेंडा फैले कि भारत में माइनॉरिटी पर अत्याचार हो रहा है। उमर और सहयोगियों ने दिल्ली में कई जगहों पर औरतों और बच्चों को सड़कों पर उतार कर दंगा भड़काने की साजिश रची थी। मौजपुर, करदमपुरी, जाफराबाद, चांदबाग, गोकुलपुरी, शिव विहार व आसपास के इलाकों में कई जगह पर घरों में फायर आर्म्स, पेट्रोल बम, एसिड बोतल और पत्थर और इन्हें फेंकने के लिए गुलेल व अन्य घातक सामान इकट्ठा किए गए। दंगों में हिस्सा लेने के लिए बाहर की भीड़ बुलाई गई। इसकी जिम्मेदारी दानिश को सौंपी गई। इसी योजना के तहत 23 फरवरी को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे औरतों और बच्चों को कहा गया सड़क जाम करने के लिए, ताकि आसपास के लोगों की परेशानी बढ़े, तनाव बढ़ने से दंगों को अंजाम दिया जा सके। इसी दिन उपरोक्त इलाके के कुछ स्कूलों जहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें पूर्व नियोजित तरीके से खाली करा लिया गया था। ये सिर्फ एक झलक है, जिससे पता चलता है कि आतंक के आरोप लगाने के लिए पुलिस ने किन किन तथ्यों को, प्राथमिक तथ्यों को एफआईआर के लायक समझा है। अब आप समझिए कि वही उमर खालिद हैं, हर मामले में वही मिल जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उमर खालिद के ऊपर गोली चलाने वाला कहाँ गया, जो बंदूक लेकर आया था? उससे किसी को खतरा नहीं हुआ, ना समाज को ना देश को। लेकिन उमर खालिद पर इस तरह के आरोप लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि वो ट्रंप के दौरे का राजनीतिक विरोध कर रहे थे। तो बहुत लोग कर रहे थे उस दौरान, उमर खालिद ही क्यों? तो इस तरह से आप देखिए कि दिल्ली में दंगा ज़रूर हुआ, जो दुखद था। अगर सब कुछ आतंकी साजिश के हिसाब से हो रहा था, तो फिर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर क्या कर रहे थे? क्यों हम लोग तब सवाल उठा रहे थे कि वो क्यों नहीं मौके पर जाकर अपनी पुलिस का हौसला बढ़ा रहे हैं, जो उस भयावह भीड़, दोनों तरफ की भयावह भीड़ के बीच असहाय हो गई थी। उसके सामने दोनों ही अपने लोग थे। कमिश्नर का बीच में ही तबादला होता है, उनकी जगह पर किसी और को लाया जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूर्वी दिल्ली के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उस समय इस दौरे को इस नज़र से भी देखा गया कि दिल्ली पुलिस जो चूक गई थी, उसका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उसे नेतृत्व देने का प्रयास कर रहे हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अल्पसंख्यकों को भी आश्वासन देते रहे, बीच में जाकर उनसे बातें करते रहे कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या उन्होंने कहा कि आतंकी हमले की साजिश थी, दंगा इस तरह से फुटबॉल मैच की तरह? यह बात तारीफ के काबिल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बीच मैदान में गए और लोगों के गुस्से का भी सामना किया। क्या आतंकी हमले या साजिश की स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस तरह से जाना चाहिए था? क्या उन्होंने ऐसी कोई रिपोर्ट दी कि दिल्ली में आतंकी साजिश हुई है? हमें बहुत प्रक्रियाओं का पता नहीं, लेकिन रिपोर्ट का प्रश्न तो जायज़ ही लगता है। उस दौरान ट्रंप का दौरा होने वाला था। ट्रंप की एजेंसियां भी दिल्ली दंगों की पर नज़र रख रही थी।
क्या इन सब की ये हालत हो गई थी कि किसी को पता न चला कि आतंकी साजिश है, और वो भी 23 फरवरी से चल रही है या 15 दिसंबर से चल रही है, जब जामिया में पुलिस घुसकर छात्रों को मार रही थी। कहानीकार भी कमाल का है। सर, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, यहाँ जो भी हो रहा है सर, हम रातों को सो नहीं पा रहे। वी आर नॉट फीलिंग सेफ सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट। सर, यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर। आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। दिस इज वेरी हिलेरियस हियर सर। हमारे जो भाई हैं सर यहाँ पे जो रहते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर। यहाँ वी आर नॉट सेफ, वी आर ऑन होम सर। सर, वी आर नॉट फाइटिंग विद टू धार्मिक लोग सर, बट सर यहाँ पर। अब आप देखिए कि चार्जशीट में पुलिस ने क्रोनोलॉजी पर बहुत जोर दिया है। 24 फरवरी को जब दंगा शुरू होता है तो उस घटना को ले जाकर सीधा दिसंबर के महीने में 15 या 16 दिसंबर था, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में जब पुलिस घुसती है, लाइब्रेरी में घुसती है, छात्रों को मारती है, उससे जोड़ दिया जाता है। अब उस कहानी को और पीछे बैक डेट में ले जाकर कहां कहां जोड़ा जाएगा, ये निर्भर करता है कि किस किस का नाम इशारे से तय किया जाएगा। 29 दिसंबर 2019 को चेन्नई पुलिस ने 8 लोगों को अरेस्ट किया, जिनमें 5 लड़कियां थीं। ये कोलम यानी रंगोली बना रही थीं और सभी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रही थीं। कर्नाटक के बीदर में जिस स्कूल में सीएए के खिलाफ नाटक हुआ, उसकी प्रिंसिपल फरीदा बेगम और एक छात्रा की मां नजमुन्निसा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बेटी के बदले मां को इनके पति गुजर चुके थे और ये जब जेल में थी तब पड़ोसियों ने बच्ची को पाला था। फिर से लौट कर आते हैं भागी हुई लड़कियों पर, एक दो बार और लौट कर आएंगे। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जो आंदोलन हुए, उन्हें रचनात्मक और अहिंसक बनाने में महिलाओं और लड़कियों का बहुत अच्छा योगदान था, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हुई और भारत में एक नए नागरिक वर्ग के उभरने की पहचान हुई कि एक नया कोई वर्ग है लड़कियों का, जो अपने नागरिकता के बोध से लैस है, राजनीतिक अधिकारों से लैस है, और वो प्रदर्शन करने के लिए पीछे नहीं हट रही हैं, मगर उनका तरीका रचनात्मक और अहिंसक है। अब उन्हीं आंदोलन को, उनके आंदोलन को, उन लड़कियों को इन दंगों की पृष्ठभूमि से जोड़ा जा रहा है। लड़कों को भी जोड़ा गया है, मर्दों को भी, लेकिन लड़कियों की भी संख्या कम नहीं है। देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को भी दिल्ली दंगों की साजिश रचने और भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नताशा और दिव्यांगना को 22 फरवरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। एफआईआर नंबर 48 में इन पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में नारे लगाने के आरोप लगाए गए। तब उसमें कहीं नहीं लिखा था कि इन दोनों ने हिंसा की बात की। इन पर पुलिस के अफसर पर हमला करने की धारा लगाई गई। नताशा को जमानत मिल गई। कोर्ट ने कहा कि उन पर कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन उसके बाद भी नताशा नरवाल तुरंत गिरफ्तार कर ली जाती हैं। तब नताशा पर पहले से और गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं, हत्या के प्रयास के। इस एफआईआर का नंबर है 50। इसमें नरवाल या कालिता या किसी के नाम नहीं है। इसके बाद भी नरवाल पर यूएपीए लगा दिया जाता है। आरोप लगता है कि दिल्ली में दंगों के पीछे साजिश रच रही थी। इन दोनों के नाम भी एफआईआर नंबर 59 में जोड़ दिए जाते हैं और गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा गुलफिशा फातिमा, जो एमबीए की छात्रा हैं, उन्हें भी राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इशरत जहां को भी। रवीश, एफआईआर से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुरू होता है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन एफआईआर एविडेंस नहीं है उन फैक्ट्स की जो ये मेंशन करती है। अच्छा, अब अगर एफआईआर किसी आदमी ने की है तो जाहिर है इन्फॉर्मेंट जो है वो या तो राइटिंग में देगा, अगर ओरल उसने पुलिस को बताया है तो पुलिस उसे रिकॉर्ड करेगी और उसको कॉपी देगी। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये जो एफआईआर थी, जो आप कह रहे हैं कि किसी ने की, उसका नाम नहीं मालूम। एफआईआर जो है वो नामजद होती है, अभियुक्तों के नाम दे, या अज्ञात व्यक्तियों ने क्राइम किया उनका वो दे, लेकिन एफआईआर करने वाले का नाम जरूर होना चाहिए। आप ये देखिए कि ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का रविश्वर माझी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2009 का,
कि अगर पुलिस को किसी ने फोन पर इंफॉर्मेशन दी और उसने आइडेंटिटी नहीं बताई एक्यूज्ड की और किस तरह की इंजरीज हुई हैं विक्टिम को, तो वो एफआईआर नहीं मानी जाएगी। मैं ये समझता हूं कि जफूरा जरगर के केस में अजीब नाइंसाफ़ी की मामला लगता है कि ये वो लड़की है जो पढ़ने में अच्छी है, वो तो आपने बता दिया आपने इंट्रो में, लेकिन ये एक लॉ को अपोज कर रही है। देखिए गांधी जी भी जो थे वो नमक का जो कानून था उसके विरुद्ध थे। जब राजीव गांधी पोस्टल बिल लाए थे तो पूरी अपोजिशन ने इंक्लूडिंग बीजेपी ने उसकी अपोजिशन की थी। किसी लॉ को अपोज करने का मतलब ये नहीं है कि आप टेररिस्ट हैं या आप अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। ये अनलॉफुल एक्टिविटी जो है रवीश, ये सेक्शन 2O जो यूपा का है उसमें इसकी परिभाषा दी हुई है और इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करे बाय वर्ड्स स्पोकन या रिटन या किसी साइन से जिससे वो देश की किसी टेरिटरी को छोड़ने का क्लेम, यानी आप अपने देश की टेरिटरी किसी और को देना चाह रहे हैं, या वो क्वेश्चन करे या वो डिसरप्ट करे सॉवरेंटी या इंटीग्रिटी देश की संप्रभुता और अखंडता पे प्रश्न लगाए, या वो इस तरह का कुछ डिसअफेक्शन क्रिएट करे अगेंस्ट इंडिया। अब यहां पे अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, अगेंस्ट रूलिंग पार्टी नहीं है। मैं ये समझता हूं जितने भी सीए प्रोटेस्टर्स थे वो और सफूरा जरगर ये भारत के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहे थे। ये कह रहे थे कि जो सरकार ने एक लॉ बनाया है वो लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है, उस लॉ को पार्लियामेंट अमेंड कर दे, विड्रॉ कर ले, ये बात हो रही है। अब ये जो यूपा लॉ है ये अपने आप में एक टेरराइजिंग लॉ है, लेकिन इस लॉ के हिसाब से भी मैं ये नहीं समझता कि सफूरा जरगर का केस जो है वो अनलॉफुल एक्टिविटी में आता है। दूसरे जो ये बात हो रही है कि साहब पिंजरा तोड़ और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और इंडिया अगेंस्ट हेट इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, तो ये भी एक सेक्शन 3 है यूपा का जो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी एसोसिएशन को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करेगी और जब वो डिक्लेयर करेगी उसकी ग्राउंड्स देगी और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर तभी इंप्लीमेंट होगा जब एक ट्रिब्यूनल उसे कंफर्म कर दे। ना तो इंडिया अगेंस्ट हेट, ना जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, ना पिंजरा तोड़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया। मुझे लगता है रवीश आपको इसमें थोड़ी लंबी बात करनी पड़ेगी तब मैं डिटेल में बात बता पाऊंगा, लेकिन मुझको जिस तरीके से बेल के ऑर्डर में इनकंसिस्टेंसी है कि कभी कोई जज कुछ कह रहा है, आप देखिए कि रेप के मामले में और सेक्सुअल अब्यूज के मामले में चिन्मयानंद जी जो थे उनके मामले में बेल दे दी गई और यहां बेल डिनाई की जा रही है। बेंगलोर में वो बच्ची से एक स्लोगन गलत लग गया, पड़ोसी देशों के जिंदाबाद कर दिया, महीनों से उसकी बेल नहीं हो रही। ये एक बड़ी अफसोस की बात है कि बेल के मामले में हम एक प्रेग्नेंट लड़की को परेशान कर रहे हैं, जबकि आप ये सोचिए अगर किसी प्रेग्नेंट औरत के विरुद्ध क्राइम एक्ट जो है साबित हो जाए, उसे सजा हो जाए और डेथ पेनल्टी दे दी जाए, तो उसको मौत की सजा जब तक नहीं दी जाती जब तक वो प्रेग्नेंट है। द वायर ने एक स्टोरी की है कि किस तरह यूएपीए कानून लगाकर यूनिवर्सिटी के कई छात्रों को निशाना बनाया गया। असम में भी जो कृषक आंदोलन के नेता हैं उन पर भी इस तरह के संगीन आरोप लगाए गए। दूसरी तरफ दक्षिणपंथी संगठनों से नाता रखने वालों को कई संगीन आरोपों से बरी कराया गया, जमानत दिलाई गई, जमानत मिली, केस को कमजोर किया गया। मतलब 1 फरवरी 2020 को दिल्ली के शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल बैसला को जमानत मिल चुकी है। हालांकि पुलिस ने जमानत के खिलाफ अपील की थी। कपिल के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 336 और 506 भी लगाए गए। दिल्ली दंगों की हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने हथियारों के विक्रेता मनीष सिरोही को गिरफ्तार किया था बंदूक और गोला बारूद रखने के आरोप में, मगर सामान्य आरोप लगे जिसके कारण 6 मई को जमानत मिल गई। इन लोगों के खिलाफ यूएपीए नहीं लगाया गया। एक और कहानी है जिसका दिल्ली दंगों से कोई संबंध नहीं है।
लेकिन फिर भी वो भागी हुई लड़कियों की कहानी के दायरे को बड़ा करती है। सुधा भारद्वाज, न जाने कितनी योग्यता है, कितनी डिग्रियां हैं, सबको छोड़कर वो छत्तीसगढ़ चली आईं और गरीबों के बीच काम करने लगी। सुधा भारद्वाज भीमा कोरेगांव केस में 2018 से जेल में है। 22 फरवरी के बाद से मायशा, जो उनकी बेटी हैं, सुधा भारद्वाज से नहीं मिल सकी हैं, नहीं मिलने दिया गया है। बेटी जब मां से मिलने के लिए एक बार दिल्ली से पुणे चली गई तो 5 मिनट के लिए वक्त दिया गया। ये वायर की स्टोरी है। ऐसी मेहरबानी पर भारत की माएँ तो झूम जाएं। 5 मिनट की मुलाकात की मेहरबानी बताती है कि हमारी सरकार अभी भी दयावान है। सुधा भारद्वाज के साथ गिरफ्तार शोभा सेन को 1 या 2 बार बात करने की अनुमति मिली है, लेकिन सुधा भारद्वाज को नहीं। बेटी और वकील ने तालाबंदी के दौरान बात करने की बहुत कोशिश की, कई बार फ़ोन किया, मगर अनुमति नहीं मिली। मायशा का कहना है कि मां के लिए दवा और कुछ पैसे भेजे थे, लगता है वो भी नहीं मिले।